हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत की समझ नाम की इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। तो अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसमें हम आपके हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवीएफ और अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फोर्थ यूनिट का चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हम बहुत ही व्यवहारिक और नैतिक मुद्दे की बात करेंगे, जो कि हमारे रहने वाला है राजनीतिक समुदाय का विचार, राजनीतिक दायित्व। तो इसमें हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम आपका देखेंगे राजनीतिक दायित्व का अर्थ है नागरिकों द्वारा राज्य और उसकी संस्थाओं के प्रति कर्तव्य, आज्ञाकारिता और जवाबदेही का निर्वहन करना। यह सवाल उठता है कि नागरिक राज्य के नियमों का पालन क्यों करे और कब तक करे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, हम सभी किसी न किसी राज्य राष्ट्र के नागरिक होते हैं। तो राज्य हमसे कहता है कि कानून का पालन करो, टैक्स भरो, देश की रक्षा करो, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखो। तो इन सभी के बाद हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या हमें राज्य की हर बात माननी चाहिए? क्या आज्ञाकारिता नैतिक रूप से जरूरी होती है? और अगर राज्य अन्याय करे तो उसका विरोध जायज है या नहीं है? तो इन्हीं सवालों से जुड़ा हुआ है राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत। उसके लिए ही हमें आपका राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत दिया गया है। तो ये इसी प्रकार से हमने आपका एक छोटा सा परिचय देख लिया। परिचय देखने के बाद हम आपका देखेंगे कर्तव्य, दायित्व और संघर्ष। तो सबसे पहले हम आपके ये जो 3 टॉपिक बताए हैं, कर्तव्य, दायित्व और संघर्ष, इन तीनों टॉपिक को समझ लेते हैं। आखिर जो कर्तव्य और दायित्व है और संघर्ष है, इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो उससे पहले हमें आपका राजनीतिक दायित्व का मतलब समझना पड़ेगा। जो राजनीतिक दायित्व है उसका अर्थ समझना पड़ेगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमारा राजनीतिक दायित्व है उसका अर्थ यही है कि एक नागरिक का राज्य और उसकी संस्थाओं के प्रति नैतिक और कानूनी उत्तरदायित्व, तो उसको ही हमने राजनीतिक दायित्व कहा है। और जो राजनीतिक दायित्व है ये हमसे पूछता है कि हम राज्य की बात क्यों माने, किस हद तक माने और कब उसका विरोध करें। तो इसके बाद हम आपका समझेंगे जो आपके 3 महत्वपूर्ण शब्द है, कर्तव्य, दायित्व और संघर्ष। तो सबसे पहले हम कर्तव्य देख लेते हैं। जो काम हमें करना चाहिए नैतिक रूप से या कानूनी रूप से। तो जो भी काम हम नैतिक या कानूनी रूप से करते हैं या हमें करने चाहिए, उसको ही हम कर्तव्य या ड्यूटी कहते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो आपका दायित्व आता है, जिसमें किसी संस्था या अनुबंध से जुड़ा हुआ उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य किसी अनुबंध से जुड़ा जो भी उत्तरदायित्व होता है उसको हम आपका दायित्व कहते हैं। थर्ड आपका आता है संघर्ष। नागरिकों के कर्तव्यों और राज्य के कानूनों के बीच संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब कानून अन्यायपूर्ण हो। तो जो संघर्ष होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तभी उत्पन्न होता है जब राज्य के कानून और नैतिकता या इंसानियत आपस में टकराते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर कोई भी राज्य है वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है, तो क्या नागरिकों को चुप रहना चाहिए या विरोध करना चाहिए? तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि आपको विरोध करना ही चाहिए। अगर किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है, कोई राज्य अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रहा हो रहा है, तो नागरिकों को राज्य के प्रति विरोध करना चाहिए। तो ये आपका तभी संघर्ष होता है। ये मैंने आपको बताया है कर्तव्य, दायित्व और संघर्ष के बारे में। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं जो हमारा असीमित दायित्व के सिद्धांत है, उसको देख लेते हैं, जिसे हमने अनैच्छिक दायित्व के सिद्धांत भी कहते हैं। इन सिद्धांतों में नागरिकों से बिना शर्त राज्य की आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। तो जो आपके सिद्धांत होते हैं इनमें मान लिया जाता है कि नागरिकों को राज्य की आज्ञा स्वाभाविक रूप से माननी चाहिए। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत, जो कि कहता है कि राज्य का अस्तित्व एक दैवी या प्राकृतिक घटना के समान माना जाता है, इसलिए नागरिकों को उसका पालन स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। तो जो राज्य का अस्तित्व है वो स्वाभाविक और अनिवार्य माना जाता है अप्रत्याशित घटना सिद्धांत में, इसलिए जो नागरिक है उसको उसका पालन करना चाहिए, यह अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत कहता है।
सेकंड जो आपका सिद्धांत आता है वो आपका दैव्य अधिकार का सिद्धांत आता है, जिसमें कहा जाता है कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए उसके आज्ञा का पालन करना अनिवार्य माना गया है। यह सिद्धांत मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित था। तो जो आपका राजा या राजा का जो आदेश है उसको ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर जो उसकी आज्ञा है उसको अंतिम माना गया है। तो जो आपका ये सिद्धांत चला था, जो ये विचार चला था, ये आपका मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित हुआ था सबसे पहले। उसके बाद जो हमारा अगला सिद्धांत आता है वो हमारा निर्देशात्मक सिद्धांत आता है। तो इसमें राज्य को एक ऐसा संस्था माना गया है जो नैतिक मार्गदर्शन करता है। तो राज्य को नैतिक मार्गदर्शन देने वाला इसमें माना गया है, जिससे कि नागरिकों का दायित्व है कि वे अपने भले के लिए राज्य की बात माने। तो इसलिए जो नागरिक है उसको उसके राज्यों के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिसे हमने आपका निर्देशात्मक या नैतिक आदेश सिद्धांत भी कहा है। तो जो इन सिद्धांतों की आलोचना भी की गई है, क्योंकि ये नागरिकों को अंधी आज्ञाकारिता सिखाते हैं। तो इन सिद्धांतों को देखने के बाद हम आपका सीमित दायित्व के सिद्धांत देख लेते हैं, जिसे हम आपको स्वैच्छिक दायित्व के सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य की आज्ञा का पालन सीमित और सशर्त होना चाहिए। तो जो आपका ये स्वैच्छिक दायित्व का सिद्धांत है, ये कहता है कि राज्य की आज्ञा तभी माननी चाहिए जब आपकी वह न्याय संगत हो। तो इसमें भी आपका सबसे पहला आता है सहमति का सिद्धांत। व्यक्ति ने यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सत्ता को स्वीकार किया है तो वह केवल उसी हद तक आज्ञा का पालन करेगा। तो जो आपका सहमति सिद्धांत है, जो आपका कांस्टेंट थ्योरी है, वो कहता है कि अगर नागरिक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सत्ता को स्वीकार किया है तो उसे उसका पालन करना चाहिए। इसे हम अनुबंध सिद्धांत से भी जोड़ते हैं, जो कि आपका होब्स, लोइके, रोसियो, इन सभी के द्वारा दिया गया था। सेकंड जो आपका सिद्धांत आता है वो आपका आदर्शवादी सिद्धांत आता है, जिसमें कहते हैं व्यक्ति केवल उन्हीं आदेशों का पालन करेगा जो नैतिक और न्याय संगत होंगे। अन्यायपूर्ण नियमों का विरोध किया जा सकता है। तो जो नागरिक होता है वो केवल उन्हीं कानूनों का पालन करने का जो कि एक नैतिक हो या न्यायपूर्ण तरीके से हो। अन्यायपूर्ण जो भी आदेश होगी उसका विरोध व्यक्ति कर सकता है। तो ये मैंने आपको दो प्रकार के सिद्धांत बता दिए, एक आपका सहमति का सिद्धांत, दूसरा आपका आदर्शवादी का सिद्धांत। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं जो हमारा राजनीतिक दायित्व के विरुद्ध सिद्धांत है, जो हमारे तीन प्रकार से दिए गए हैं, जो तीन दृष्टिकोण से दिए गए हैं, जो राजनीतिक दायित्व के विरुद्ध सिद्धांत है। जिसमें आपका सबसे पहला आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो राज्य को शोषक वर्ग का उपकरण माना गया है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि राज्य एक शोषक वर्ग का उपकरण है, इसलिए मेहनतकश वर्ग का कर्तव्य है कि वह राज्य की आज्ञा को चुनौती दे और क्रांति लाए। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि राज्य एक शोषक वर्ग का उपकरण है, इसलिए जो मेहनतकश वर्ग है उसका कर्तव्य यही है कि वह राज्य को आज्ञा को चुनौती दे और जो समाजवादी क्रांति है उसको समाज में लाए। सेकंड जो आपका दृष्टिकोण आता है वो आपका आता है अराजकतावादी दृष्टिकोण, जिसमें राज्य को अनावश्यक दमनकारी संस्था मानते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य के किसी आदेश का पालन जरूरी नहीं है। तो जो अराजकतावादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि राज्य अनावश्यक और दमनकारी संस्था होती है, तो व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि राज्य की कोई भी आज्ञा मानना उसके लिए जरूरी नहीं है। थर्ड आपका जो दृष्टिकोण आता है वो आपका गांधीवादी दृष्टिकोण आती है, जो कि आपका गांधी ने नैतिक अवज्ञा की वकालत की। यदि राज्य अन्याय करता है तो नागरिकों को शांतिपूर्ण उसका विरोध करना चाहिए, परंतु यह विरोध अहिंसात्मक और नैतिक होना चाहिए। तो जो गांधी जी है, जैसे कि आप जानते हो, उनका तो आपका जो विचार रहा था वो अहिंसा का विचार ही रहा था। तो उनका दृष्टिकोण भी यही कहता है कि अगर राज्य कोई भी राज्य है वो अन्याय कर रहा है तो वो नागरिकों को उसका अहिंसात्मक और नैतिक तरीके से विरोध करना चाहिए। वे कहते हैं विरोध तो करना चाहिए लेकिन वो अहिंसात्मक और नैतिक रूप से होना चाहिए। जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, जो सविनय अवज्ञा था, जो सिविल डिसोबीडियंस था, वो गांधी जी का एक प्रमुख हथियार था। तो इसमें हम आपका एक आपका थॉट या एक विचार भी कह सकते हैं, बता देते हैं गांधी जी का। तो गांधी जी कहते थे कि अगर कानून अन्यायपूर्ण है तो उसका उल्लंघन करना नैतिक कर्तव्य है। जैसे कि उन्होंने अनेक अपने विचारों के माध्यम से अनेक आंदोलनों में भी किया है, जैसे कि नमक तोड़ो आंदोलन को भी उन्होंने उल्लंघन किया था उसका। तो वो आपका जो कानून था वो अन्यायपूर्ण था, तो इसलिए उन्होंने उसका उल्लंघन करके एक नैतिक कर्तव्य निभाया था। तो ये हमने आपका गांधीवादी दृष्टिकोण भी देख लिया। तो इसके बाद ये आपके तीनों प्रकार के दृष्टिकोण पूरे हो जाते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। तो निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे
कि राजनीतिक दायित्व एक जटिल विषय है जिसमें कानून, नैतिकता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। तो ओवरऑल हम आपका यही कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दायित्व है वो कोई आसान विषय नहीं है, वो नैतिकता, कानून और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन की मांग करता है। तो नागरिकों को राज्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन जब राज्य अन्याय करता है तो विरोध भी नैतिक रूप से उचित होता है। तो जो भी एक अच्छा नागरिक होता है उसे राज्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन जब भी राज्य अन्याय करता है तो उसका विरोध भी करना चाहिए, लेकिन वो जो विरोध किया जाना चाहिए वो आपका नैतिक रूप से किया जाना चाहिए। अतः राजनीतिक दायित्व सीमित, विवेकपूर्ण और मूल्यनिष्ठ होना चाहिए। तो राजनीतिक दायित्व का मतलब आज्ञा पालन करना जरूर होता है, लेकिन अंधे आज्ञा पालन करना नहीं होता है। जो सोच समझकर की गई आज्ञाकारिता होती है उसे ही हम आपका राजनीतिक दायित्व कहते हैं। तो जो इतने सब लिखने के बाद हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पूरे अध्याय में हमें यही समझ आया कि जो राज्य और नागरिक है उसके बीच संबंध परस्पर जिम्मेदारी का होता है। नागरिकों को कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन सवाल उठाने का हक भी उनको रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक न्यायपूर्ण समाज के लिए राज्य और नागरिक दोनों को सजग और नैतिक होना होगा। तो इतना सब लिखने के बाद हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाता है, जिसके साथ ही हमारी जो यूनिट नंबर 5 थी, जो चैप्टर नंबर 6 था यूनिट नंबर 5 का, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं पर आपका जो पूरा सिलेबस है वो पूरा हो जाता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 6, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहीं पर आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आपकी इस पूरी सीरीज में पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट था, उसके सभी के सभी 6 चैप्टर्स का अध्ययन किया है, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर रहा था राजनीति का सिद्धांतीकरण, दूसरा आपका रहा राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, थर्ड आपका रहा प्रमुख राजनीतिक परंपराएं, फोर्थ आपका नारीवादी दृष्टिकोण, फिफ्थ आपका उत्तर आधुनिकतावाद और सिक्स्थ आपका राजनीतिक दायित्व। तो ये सभी हमने आपका सभी चैप्टर्स इसमें कवर कर लिया इस सीरीज में। तो यहीं पर आपका जो ये सिलेबस है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हमने आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस आपको करा दिया है। तो अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम आपके एक अन्य विषय के साथ, तो आप तैयार रहिएगा, जो हम आपके किसी अन्य विषय के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।